Honorable Member Babubhai Desai. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं त्रिभुवन विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पर बोलने के खड़ा हुआ हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंत्रीगण और सम्मानित सदन के सदस्यगण, आज मैं इस महत्वपूर्ण त्रिभुवन विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के समर्थन में खड़ा हूँ, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा और नई ऊंचाई तक ले जाने वाला है। यह विधेयक केवल विश्वविद्यालय प्रशासन में बदलाव नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुनहरा भविष्य की नींव है। यह सरकार की दूरदर्शिता और शिक्षा के प्रति उसकी गहरी प्रतिबद्धता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री का मैं आभार मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री के दिल में 140 करोड़ जनता का दर्द है। उसीलिए वो लोग, माननीय प्रधानमंत्री ने युवान, नारी, गरीब और किसान, ये 4 स्तंभ भारत के रखे हैं। उसमें चारों 4 स्तंभ को फायदा मिलने वाला ये बिल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा समृद्धि का मूल आधार। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने के का माध्यम नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण और आर्थिक विकास का आधार भी है। कोई भी देश तब तक सशक्त नहीं बन सकता जब तक उसकी युवा शक्ति शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर न हो। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को प्रस्तुत किया है, जिससे यह विश्वविद्यालय आधुनिक, नवाचार आधारित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सहकारिता मंत्री का बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि ये विश्वविद्यालय हमारे गुजरात में आनंद में आ रही है। इसीलिए सारे गुजरात की ओर से हम सहकारिता मंत्री का खूब खूब धन्यवाद करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, गुजरात मॉडल से प्रेरणा उच्च शिक्षा की दिशा में एक क्रांति है। गुजरात जो आज विकास, नवाचार और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, उसने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई ऐतिहासिक सुधार किए हैं। गुजरात सरकार ने द्विस्तरीय विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप कल्चर और उद्योग आधारित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देकर अपने युवाओं को रोजगार योग्य और नवाचार के लिए प्रेरित किया है। इसी मॉडल प्रेरणा लेकर त्रिभुवन विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को लाया गया है, जिससे यह संस्थान देश और विदेश के छात्रों के लिए एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र बन सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक त्रिभुवन विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करेगा, जिससे यह अपने निर्णय लेने में अधिक सक्षम होगा। नई निगरानी प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी, ताकि विश्वविद्यालय में अनियमितता को रोका जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे गुजरात में इस सहकारिता मॉडल से गुजरात एक मॉडल बोला जाता है। इससे हमारे गुजरात में बनासकांठा में बनास डेयरी है, साबरकांठा में साबर डेयरी है, पंचमहाल में पंचामृत डेयरी है और आनंद में अमूल डेयरी है, सूरत में सुमूल डेयरी है। एक ऐसे अनेक कोऑपरेटिव बेस पे चलने वाली हमारी सहकारी डेयरिया है। ये हमारी सहकारी डेयरिया गुजरात का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है और ये सहकारी डेयरियों के मुताबिक से मंडली, दूध मंडली और सहकारी मंडलों से खेडूतों को, जो किसानों को जो तकलीफ होती है, उसमें वो फाइनेंस धिराण भी करते हैं और खेडूतों को बचा लेते हैं। और ये दूध मंडलियाँ है, वो फार्मर को गाय और भैंस पशुपालन दूध वाले पशु खरीदने के लिए भी पैसा देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार में तकनीकी शिक्षा, डिजिटल लर्निंग और कौशल विकास को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि छात्र वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सके। नवाचार और अनुसंधान बढ़ावा देने के लिए छात्रों को विशेष अनुदान में सुविधा दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय स्थिरता और वैश्विक सहयोग के त्रिभुवन विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और उद्योग जगत के साथ जोड़ने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे विश्वविद्यालय आत्मनिर्भर बन सके और शिक्षा का स्तर ऊंचा हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्रों और शिक्षकों के लिए व्यापक सुधार। छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, अनुसंधान, अनुदान और स्टार्टअप प्रोत्साहन देने के लिए योजनाएं बनाई गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली लागू होगी, जिससे केवल सर्वश्रेष्ठ शिक्षक ही छात्रों को शिक्षित कर सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, नया भारत और नेपाल की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह विधेयक त्रिभुवन विश्वविद्यालय को केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं है, बल्कि एक वैश्विक शिक्षा केंद्र में परिवर्तन करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जिस तरह गुजरात में शिक्षा और नवाचार में नए मानक स्थापित किए गए हैं, उसी तरह यह विधेयक नेपाल और भारत की शिक्षा व्यवस्था को एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता हमारी सरकार का सपना है कि हर छात्र को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, जिससे वह सिर्फ एक डिग्रीधारी नहीं बल्कि एक कुशल और आत्मनिर्भर नागरिक बन सके। यह विधेयक शिक्षा के माध्यम के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक सशक्तिकरण को नई दिशा देगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केवल एक विधेयक नहीं बल्कि हमारी युवा शक्ति के उज्जवल भविष्य के नींव है। सभी माननीय सदस्यों के अपील करता हूँ कि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करें। माननीय अध्यक्ष भी अपने प्रधानमंत्री का सूत्र है, आइए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारी क्षेत्र में बिखरे हुए शैक्षणिक ढांचों को संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मोदी सरकार के व्यापक दृष्टिकोण सरकार के सहकार से समृद्धि से अनुरूप है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी दिशा में सरकार ने 8 लाख से अधिक सहकारी संस्थाओं की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए यूपीए सरकार के कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय से अलग एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में जा रहे प्रयासों को सुव्यवस्थित करने के लिए मोदी सरकार ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 प्रस्तावित किया है, जो ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आदि आनंद IRMA को एक विश्वविद्यालय का दर्जा देने का प्रयास किया है, ताकि सहकारी क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पहल तकनीकी और प्रबंध शिक्षा को सशक्त बनाने, अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए वैश्विक मांग को पूरा करने की भाजपा नीति NDA सरकार की दृष्टिकोण के अनुरूप है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आत्मनिर्भर सहकारी समितियों के लिए दृष्टिकोण प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का अंत्योदय का दृष्टिकोण सहकारी संस्थाओं में आत्मनिर्भरता के महत्व को रेखांकित करता है, जिससे उन्हें भारत के आर्थिक परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय भूमिका दी जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववत यूपीए सरकार के दौरान वित्त वर्ष 2013-14 में सहकारी संस्थाओं के लिए बजट आवंटन मात्र 122 करोड़ रुपया था, जिसके कारण ग्रामीण कारीगरों के लिए आवश्यक कार्यक्रमों को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिल सकी और महाराष्ट्र में 101 सहकारी चीनी मिलें बंद हो गई। इसके विपरीत मोदी सरकार ने 2021 में एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की और इस क्षेत्र के लिए बजट बढ़ाकर 1183 करोड़ कर दिया, जो यूपीए सरकार के कार्यकाल के आवंटन के 9.7 गुना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, डेयरी सहकार योजना के अंतर्गत डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों FPOS के आधुनिकीकरण और क्षमता के निर्माण के लिए 5000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो यूपीए सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेयरी योजना में आवंटित राशि का 2 गुना है। यह महत्वाकांक्षी विधेयक सरकार की सहकारी ढांचे को मजबूत कर हाशिए पर मौजूद समुदायों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आत्मनिर्भर भारत के लिए विशिष्ट शिक्षा को मजबूत करना मोदी सरकार का मुख्य क्षेत्रों के लिए विशिष्ट विश्वविद्यालयों को स्थापना करने के भारत के उच्च शिक्षा का परिप्रेक्ष्य को सक्रिय रूप से परिवर्तन कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, जिसे IRMA के विकसित किया जाएगा, सहकारी क्षेत्र की शिक्षा पर केंद्रित होगा और सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को सुदृढ़ करेगा। ठीक इसी प्रकार
जैसे IRMA लंबे समय के अमूल जैसे भारत की प्रमुख सहकारी संस्थाओं को प्रतिभा सदन प्रदान करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह गति शक्ति विश्वविद्यालय परिवहन और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में विशेषज्ञता के बढ़ावा दे रहा है, जबकि राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय और आंतरिक सुरक्षा और पोलिसिंग अध्ययन को सशक्त बना रहा है। लद्दाख में स्थित सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय जलवायु विज्ञान, ऊर्जा और लोक नीति में अनुसंधान को आगे बढ़ा रहा है, जो इस क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक चुनौतियों का समाधान करने में सहायक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये संस्थान केवल शैक्षणिक केंद्र ही नहीं है बल्कि रोजगार सृजन के भी प्रमुख स्रोत है, जो छात्रों को विशिष्ट कौशल प्रदान करे, उन्हें भारत के आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में सीधे योगदान के लिए तैयार कर रहे हैं, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली रोजगार अवसर और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय नीतिगत कार्यान्वयन मोदी सरकार ने हमेशा विधायी और नीतिगत कार्यवाही आधारित शासन का समर्थन किया है। सरकार की यह दूरदृष्टि सहकारी क्षेत्र में भी परिलक्षित होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023 में मोदी सरकार ने बहुराज्य सहकारी समितियों अधिनियम 2002 में संशोधन प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं में शासन को सशक्त बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना, जवाबदेही सुनिश्चित करना और चुनावी प्रक्रियाओं में सुधार लाना था। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान विधेयक के माध्यम से मोदी सरकार ने देश में सहकारी आंदोलन के संस्थाओं को एक नेटवर्क के माध्यम से मजबूत करने का प्रयास किया है। प्रस्तावित सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ सहकारी क्षेत्र में कुशल कार्यबल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षमता निर्माण पर इस विषय ध्यान से न केवल तकनीकी दृष्टि में वृद्धि होगी, बल्कि यह हाशिए पर मौजूद वर्गों को सशक्त बनाते हुए उन्हें सरकारी सहकारी शासन में अधिक भागीदारी का अवसर प्रदान होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधनों में निवेश के माध्यम से सहकारी समितियों का क्षमता निर्माण वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में भारत की जनसांख्यिक संपदा का लाभ उठाने और अमृत पीढ़ी को समक्ष बनाकर विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव रखने पर विशेष बल दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सुनिश्चित करने के लिए सहकारी क्षेत्र भी अमृतकाल के लाभों का पूरा लाभ उठा सके, मोदी सरकार राष्ट्रीय सहकार प्रशिक्षण परिषद NCCT और वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान जैसी पहलों पर कार्य रही संस्थान डेयरी प्रबंधन, ग्रामीण उद्यमिता और डिजिटल साक्षरता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करने वाली लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम में आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2022-23 में 2,01,000 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी रही। NCCT के 2023-24 में 3,619 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो अपने निर्धारित लक्ष्य में 1,740 से कहीं अधिक थे। क्षमता निर्माण के प्रति इस प्रतिबद्धता से सहकारी क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की सतत आपूर्ति सुनिश्चित होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित सहकारी विश्वविद्यालय माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित सहकारी विश्वविद्यालय इस प्रयास को और अधिक सशक्त बनाएगा, जिससे हाशिए पर मौजूद समुदायों को सक्षम बनाकर सहकारी शासन में उनकी भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा और एक अधिक समावेशी आर्थिक परिदृश्य का निर्माण होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सहकारिता की रीढ़ के रूप में मोदी सरकार ने सहकारी क्षेत्रों में हाशिए पर मौजूद समुदायों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के समावेश की उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा दिया है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, वंचित इकाई समूह और वर्ग की आर्थिक सहायता योजना विश्वास समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वाली सहकारी समितियों की स्थापना या विस्तार करने के लिए अनुसूचित जाति, ओबीसी और सफाई कर्मचारी को जैसे आशय पर रखने वाले समूह को वित्त सहायता की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सहकार मंत्री से ये विनती है, मैं गोपालक समाज से आता हूँ, हमारी गोपालक मंडलियों को मताधिकार से वंचित किया है, वो मंत्री से जी मैं आग्रह करता हूँ कि उसके बारे में अच्छी तरह सोचा जाए। थैंक यू सर। नेक्स्ट स्पीकर